43वां मुकाबला आईपीएल 2023 का सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स और हार की गुंजाइश दोनों टीम के लिए बहुत कम। दीप दास गुप्ता से जानते हैं क्या उम्मीद रख सकते हैं इस मैच से। 8 और 9 की इस टक्कर में जी। आपकी राय में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? अ, देखिए, कोलकाता का प्रॉब्लम यह है कि वो कभी ऊपर कभी नीचे चलता है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंसेस में। हैदराबाद का देख के ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक ग्रूव पकड़ रही है हैदराबाद, खासकर बॉलिंग हैदराबाद की। और घर पे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा वो शायद एडवांटेज हो हैदराबाद को। लेकिन कोलकाता का पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे इंडिविजुअल मैच विनर्स हैं, तो विल बी अ वेरी क्या बताऊँ 50-50 वाला मैच है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा शायद होम एडवांटेज के लिए हैदराबाद को हल्का सा आगे रखूँ। चलिए तो पहले हैदराबाद की बात करते हैं। गेंदबाजी तो ठीक रही है लेकिन बल्लेबाजी पर अगर नजर डालें दीप, 8 मैच हो चुके हैं और जी। किसी भी बल्लेबाज के नाम 170 के ऊपर रन नहीं है अब तक। जी। आप अगर इस टीम की प्री सीजन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की तुलना करें तो क्या हम कह सकते हैं कि सनराइजर्स इस सीजन की सबसे निराशाजनक बैटिंग यूनिट रही है? बिल्कुल, और उसका थोड़ा सा कारण मेरे ख्याल से देना पड़ेगा जो सपोर्ट स्टाफ है, क्योंकि अभी तक कोई भी बैट्समैन सेट नहीं हुआ है कि एक जगह पे। अगर आप देखें तो अभिषेक एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। शुरू नहीं किया, फिर मिडिल ऑर्डर आया, फिर ओपन किया, फिर ओपन में रन बनाए, जो आपके सबसे सफल बल्लेबाज थे पिछले साल के। हैरी ब्रूक ने ओपन करते हुए शतक बनाया, फिर पीछे आ गए दोबारा। तो अपार्ट फ्रॉम मेरे ख्याल से माकरम, कोई भी ऐसा नहीं है बल्लेबाज जो एक जगह पे खड़ा हुआ हो या एक जगह स्थित हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अनसेटल्ड सा बैटिंग ऑर्डर दिख रहा है। और पहले भी मैं कह चुका हूँ, मेरे ख्याल से वो बैटिंग ऑर्डर अभी भी मुझे लगता है कि गुंजाइश है उसमें बदलाव की और बेहतर होने की। तो सबसे पहले अगर अभिषेक शर्मा की बात करें, उन्होंने अलग अलग स्पॉट से इम्पैक्ट तो अपना दिया है, जी। तो क्या उनकी जगह बतौर ओपनर अब फिक्स्ड होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल उनकी जगह फिक्स्ड होनी चाहिए। थोड़ा सा दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हैरी ब्रूक को ओपन ही कराना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट अभी कर पाएंगे या तैयार हैं इन हालातों में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो 5 वाले स्लॉट पे। तो अभी भी मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए ऊपर ओपन करते हुए। और मयंक, जो कि थोड़ा सा निराश ही किया मयंक ने। अच्छा डोमेस्टिक सीजन था, उसके बाद लगा था कि शायद वापस इस साल दोबारा मयंक के बल्ले से रन आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो मे बी मयंक 3 पे आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी कि हैरी ब्रूक और अभिषेक को ओपन करना चाहिए। और उसके बाद का अगर हम क्रम देखें तो क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? त्रिपाठी 4, माकरम 5, नहीं, क्लासन मैं 6? माकरम को 4 पे ही देखना चाहूँगा, लेकिन त्रिपाठी को 5 में। और उसका रीज़न मेरा यही है कि अगर हम राहुल को देखें तो राहुल अच्छे पारियां खेल रहे हैं, इम्पैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं। और अभी भी जितना मुझे याद है, बहुत इम्पैक्टफुल पारियां इसके पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन बड़े पारियां नहीं देखी हमने उनसे कि 70-80 वाले पारियां नहीं देखी। नहीं, हमने काफ़ी सारे इम्पैक्टफुल 30 बनाते हुए देखा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि मुझे 3 नंबर प्लेयर से क्या चाहिए या मुझे ओपनर से क्या चाहिए, तो टॉप 3-4 पे मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए जो मुझे 70-80 बना के दें। और मेरा वहीं पे मानना है कि हैरी ब्रूक ओपन, मयंक 3, और वो इम्पैक्टफुल जो 30 है उसका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कोई 5 पे आके वही पारियां खेले, वो इम्पैक्टफुल पारियां खेले। जहाँ हैदराबाद की बैटिंग फंस रही। वैसे पहले शुक्रिया आपका, क्योंकि अब तक देख के लगा नहीं है कि सनराइजर्स को उनका बैटिंग ऑर्डर पता है। जी आपने बिल्कुल। शायद क्लोजेस्ट टेम्पलेट दे दिया। हैदराबाद की बैटिंग प्रॉब्लम है तो कोलकाता की बॉलिंग जी। काफ़ी प्रॉब्लम है, खास तौर से पेस अटैक। Yes. उस पेस अटैक की जो लैक ऑफ पोटेंसी रही है, क्या हम कह सकते हैं कि अब तक केकेआर का सबसे कमज़ोर पहलू यही है? जी, वो है। और बैटिंग भी अगर आप देखें तो बैटिंग में भी रिंकू का एक अनबिलीवेबल नॉक, शार्दुल का नॉक, बट टॉप ऑर्डर से गुरबाज का एक नॉक। जेसन रॉय अब आए हैं, लेकिन पिछले मैच में वो इंजर्ड थे, वो नहीं खेले। तो वो 2-3 चीज़ें हैं। बट पेस बॉलिंग, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। अगर कोई वीक लिंक है और अदर वीकेस्ट लिंक है उस टीम में, तो वो फास्ट बॉलिंग है। हालांकि आंद्रे रसल अब पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी की है, एक आधा ओवर उसके पहले भी डाला है। अगर वो रेगुलरली डालते हैं, बी वेरी नाइस। पर थोड़ा सा वहाँ पे भी देखने नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए अपने 3 स्पिनर्स के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। 3 क्वालिटी स्पिनर्स, 3 ऐसे स्पिनर्स जो कि किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं।
और एडवांटेज उन 3 बॉलर्स का ये है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता जाएगा और जो पिचेस होंगी उसमें ज़्यादा घुमाव मिलेगा, तो उनका और भी जो है रोल बढ़ जाएगा। स्पिनर्स के बीच में एक इंटरेस्टिंग एंगल दीप की सुनील नारायण, उनकी शुरुआत अच्छी थी बतौर गेंदबाज इस सीज़न। पिछले 5 मैच में 1 विकेट और इकॉनमी लगभग 10 की है। तो इसने कितना डेंट किया है केकेआर के ओवरऑल बॉलिंग प्लान्स को? ठीक है, पिछले मैच में फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी की है, लेकिन उसके पहले जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके पहले वाले मैच में मेरे ख्याल से कुछ 45 कुछ रन दिए थे। जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी सही नहीं जा रही, तो वो कभी कभार ना लेंथ का हो जाता है कि एक रिदम नहीं मिलता। बहुत ज़रूरी है कि आप सही लेंथ को पकड़े। और कुछ पिछले जो कुछ मैचेस हुए हैं कोलकाता के, वो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं जहाँ पे मतलब पिच बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। वहीं पे अगर सुनील नारायण देखें तो बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं मिलता उनको, चाहे वो ऑफ स्पिन करे या लेग स्पिन करे या गुगली जो भी वो डालते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है। तो वहीं पे जब अगर लेंथ में चूक हो जाए तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली बल्लेबाज के लिए। तो कहीं ना कहीं वो कुछ मैचेस में, पिछले कुछ मैचेस में वो लेंथ नहीं मिला उनको। एक ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो पेस अटैक प्रॉब्लम तो रही है। जी आप पिछले कुछ मैचेस में आंद्रे रसल और डेविड वीजे दोनों को खिला रहे हैं, जो काफ़ी सिमिलर प्लेयर्स हैं और उनका रोल भी बहुत सिमिलर और लेट डाउन दी ऑर्डर है। तो कहीं बेटर हो सकता है कि आप लॉकी फर्गुसन या टिम साउदी को खिला लें उनमें से किसी एक की जगह। एक वो सोच हो सकती है, दूसरा अगर जेसन रॉय अवेलेबल हो तो फिर आप गुरबाज ने जैसे बल्लेबाजी की पिछले मैच में, फिर आप क्या करोगे? तो दो सोच अलग अलग हो सकते हैं कि या तो आप कहें कि चलिए वीजे की जगह हम लॉकी फर्ग्यूसन, अगर वो फिट हैं तो वो आ सकते हैं। एक वो विकल्प है, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन उतने लय में दिखे नहीं है इस सीज़न, तो वो विकल्प एक है। दूसरा विकल्प आप कहें कि चलिए गुरबाज और जेसन रॉय दोनों को हम खिलाते हैं, राइट, दोनों ही अगर खेलते हैं तो फिर वीजे की जगह शायद वो एक विकल्प है। लेकिन दूसरी तरफ आप वीजे की अगर बात करें तो देखिए उन्होंने कोई गलती की नहीं अभी तक, जब भी उनको मौका मिला ही इज़ डन वेल। पिछले मैच में भी आखिरी में आए और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। तो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन मैं ज़रूर ये देखना चाहूँगा कि बॉलिंग जो है वो जैसा है वैसे ही रहने दें, और अगर आपको बदलाव करना है वीजे की जगह तो आप जेसन रॉय को लेके आएँ और जेसन रॉय और गुरबाज दोनों खेलें। मेरे ख्याल से क्योंकि वो ओपनिंग स्लॉट प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जो इंडियन ओपनर है उनसे उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला नहीं है। जगदीशन खेल रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेला उन्होंने जब गुरबाज दूसरे छोर से खेल रहे थे। तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई कि जेसन रॉय गुरबाज दोनों। और इसके साथ केकेआर की नज़र रहेगी उस आंद्रे रसल पर भी। अब तक उनका बल्ला ज़्यादा नहीं बोला है। जब इस मैदान पर पिछले बार हैदराबाद और कोलकाता का मुकाबला हुआ था तो 3 ओवर में कुछ 50 रन चाहिए थे और आंद्रे रसल ने अकेले मैच जिताया था। क्या अब लौटेंगे फॉर्म में आंद्रे रसल?